मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। देखें परसों परसों क्या खबर है, परसों की आपको खबर दे रहा हूँ जो कि हमारे मीडिया में बहुत रिपोर्ट नहीं हुई है। वो ये कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान को जो एम्बेसडर है आसिफ दुर्रानी साहब एक डेलीगेशन पाकिस्तान से लेकर गए अफ़गानिस्तान, अफ़गान तालिबान के पास। अ, ये उसका जो पर्पज़ था उस डेलीगेशन में जो लोग थे उनमें ज़ाहिर है कि अदर देन असद दुर्रानी हिमसेल्फ हू वाज़ लीडिंग इट, वो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उनके साथ में अपैरेंटली इंटेलिजेंस के और फ़ौज के कुछ लोग उनके साथ गए और अफ़गान तालिबान से फाइनल मीटिंग के लिए। फाइनल मीटिंग बिकॉज़ पाकिस्तान के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान को एक अल्टीमेटम देना चाह रहे थे, अफ़गान तालिबान को, कि अगर वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं करते हैं अपने इलाके में और अ, टीटीपी को इस बात के लिए राजी नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की टुकड़ियों पर, फ़ौजियों पर हमले बंद करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान के मुताबिक वो एक्शन लेने पर उतारू होंगे। एक्शन उनका मतलब इस बात से था कि पाकिस्तान फिर बहुत पॉसिबल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर टीटीपी के ठिकानों पर हमले करे। मगर ये बात पाकिस्तान की साइड से कही जा रही है, ऐसा पाकिस्तान का वर्ज़न है। लेकिन इसमें माना ये जा रहा है कि जो टीटीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो इस पर भी उनसे बात करना चाह रहे थे कि भई तालिबान किस तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इन पर बात करना चाह रहे थे कि भई अ, आप अपनी साइड से कंट्रोल करें उनके ऊपर। अ, इसके अलावा देखिए हुआ क्या है, जब हामिद करज़ाई की सरकार थी या उनके बाद में अशरफ गनी की सरकार थी पाकिस्तान में, सॉरी अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि बोथ हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट और अशरफ गनी की गवर्नमेंट वो भारत से मिली हुई थी। नतीजन ये कि उनके सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ ट्रेन हो रहे थे, उनके जो तमाम तरह के हमारे जो लेन-देन थे उनके हिसाब से चल रहे थे, हमारे रिलेशन उनसे अच्छे थे। एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ की, जो जैसा भी उनका इंज़ामी तरीका था उनका कि वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जो अशरफ गनी या उनसे पहले हामिद करज़ाई और उनसे भारत के अच्छे संबंध थे। अफ़गानिस्तान के उन रूलर्स यानी कि जिन रूलर्स का भारत के साथ अच्छा संबंध हो, पाकिस्तान हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है उन रिलेशन से कि अफ़गानिस्तान उनको लगता है कि वो हमारा 5वां सूबा है, कम से कम एक वक़्त पे हामिद गुल और उनके लोगों ने उसको अपना 5वां सूबा ही बनाने की कोशिश की थी। और उनको नहीं लगता चूँकि बॉर्डर नहीं लगता है भारत और अफ़गानिस्तान का, तो उनको लगता है कि भला क्यों अफ़गानिस्तान जो है वो भारत से अच्छे रिश्ते रखता है क्योंकि उनके बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं। आई मीन बड़ा फूहड़-सा लॉजिक है, लेकिन है। दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जबकि सच ये है कि आपको याद होगा हम अपने बचपन में कहानियाँ पढ़ते रहे हैं काबुलीवाला जैसी, तो वो एक पूरी एक सैकड़ों साल से बेसिकली अफ़गानिस्तान का रिलेशन रहा है भारत के साथ में। उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे रिलेशन बड़े अच्छे थे इन द सेंस कि अफ़गानिस्तान अक्सर एक रूट की तरह से भी इस्तेमाल हुआ है, जब जो जो इंट्रूडर्स आते थे भारत में उनके लिए। तो ये भी एक मुश्किल रही है भारत के लिए। ख़ैर, तो आगे हम देखते हैं इस मसले में जब से अच्छा तो जब अफ़गानिस्तान में ये 15 अगस्त को 2 साल पहले 15 अगस्त को जब अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और अमेरिकन्स चले गए अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि अब हमारे लिए जो गनी के टाइम का या हामिद करज़ाई वाले वक़्त का जो खतरा था कि भारत से मिले हुए हैं, वो खतरा हमारे लिए खत्म हो गया है और अब हमारा अफ़गानिस्तान पर एक तरह से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएँगे और तालिबान चूँकि चूँकि उनके बनाए हुए हैं तालिबान, आपको याद होगा जब अफ़गान तालिबान को बेसिकली इन्होंने ही क्रिएट किया था। आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया था वहाँ पर या सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान के अंदर आया था, बुलाया गया था, जैसे भी आप समझें डिपेंडिंग अपॉन व्हिच साइड ऑफ द हिस्ट्री यू स्टैंड, जो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल हिस्ट्री हो, आप उसकी तरफ से अगर हैं तो जैसे ही आप समझें इसको कि सोवियत्स को वहाँ बुलाया गया था या सोवियत वहाँ आए थे या सोवियत इंट्रूजन हुआ था, जो भी आप समझें। मगर उनके अगेंस्ट जो फ़ौज खड़ी लड़ाई के लिए खड़ी की गई अमेरिकन और सऊदी फंडिंग के ज़रिए वो तालिबान थे। उन तालिबान को बनाया था पाकिस्तान ने कमीशन खोरी करके और
दैट इज हाउ इट वाज। सो खैर, तो जब तालिबान जब यहाँ आ गए, कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान में जब आ गए और कब्जा कर लिया उन्होंने, तो इनको ये लगा कि अब साडे ते बल्ले बल्ले, तो आपको याद होगा वो एक बड़ी मशहूर वो एक वीडियो जो थी, इसकी फैज हमीद की, कि जब वो अफगानिस्तान के काबुल के सरीना होटल में कहवा पी रहे थे, तो कहवा पीते पीते बड़े स्टाइल में कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। तो वो एवरीथिंग इज ओके भुगतो। तो खैर, तो वो एक गिफ्ट है जो जो इनको मिला है। खैर, तो दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान उनके मुताबिक टीटीपी को न सिर्फ सपोर्ट करते रहे हैं, मतलब ईच टाइम, इससे पहले कई बार हुआ है कि उनके डेलीगेशन अफगानिस्तान गए, अफगान तालिबान के साथ उन्होंने बातचीत की, उनको समझाया कि भाई हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आप उनको रोकिए। उन्होंने वादे किए कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन यानी अफगान जमीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, सो हम इनको कंट्रोल करेंगे, हमारी जमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। खैर, बात वहां से आगे चढ़ी, लेकिन टीटीपी के हमले जारी रहे। टीटीपी ने हमेशा बीच में गैप लिए, हमले बंद किए, रीग्रुप हुए और दोबारा हमले शुरू कर दिए। आपको याद होगा पिछले कोई साल भर हो गया जब उनका बीएलए के साथ भी कुछ समझौता इस तरह का हो गया है, जहां पर वो एक दूसरे पर हमले ना करके मिलकर अब पाकिस्तानी फौज पर हमले करते हैं, या अलग अलग पाकिस्तान की फौज पर अलग अलग जगह से हमले करते हैं। अब तो मैंने सुना ये है, जो हमारे पास खबरें आई हैं, कि उन्होंने टेरिटरी भी बांट ली है, कि भाई अगर जो जो ये केपी के इलाके हैं वहां पर बलोच वाले हमले करेंगे पाकिस्तानी फौजों पर, और वाइस वर्सा, ताकि वो एथनिक जो एक बीच में बात आ जाती है वो ना रहे। तो खैर, ये हुआ। फिर उसके बाद में इनका ये कहना है पाकिस्तान का कि भाई हमारी जो बात है, हम जो बात कहते हैं कि टीटीपी को अफगान ने मजबूत किया है, अफगान तालिबान ने, वो बात पाकिस्तान अमेरिकन जो एडवाइजर हैं इस इलाके के लिए, टॉम वेस्ट, उन्होंने पीछे एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आईएस और खुरासान जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर कमजोर हुए हैं। उसके कंट्रास्ट में जो टीटीपी है वो यहाँ पर मजबूत हुई है। तो और उससे रीजन में खतरे बढ़े हैं, स्पेशली पाकिस्तान के इलाके में, ये उनका कहना था। तो उस बात को, उस रिपोर्ट को उठाते हुए पाकिस्तान ने ये कहा कि ये सब्सटेंशिएट करती है हमारे इस वर्जन को, हमारे नैरेटिव को, कि टीटीपी को यहाँ पर अफगान तालिबान की सहूलियत मिल रही है, जिसके चलते वो यहाँ मजबूत हो रहे हैं और हमारी फौज पर, हमारे इलाकों में हमले कर रहे हैं। इसका दूसरा वर्जन अफगानिस्तान की तरफ से आता है। अफगानिस्तान ये कहता है कि टीटीपी है, टीटीपी एग्जिस्ट करती है, टीटीपी आप पे हमले कर रही है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन टीटीपी दरअसल विद इन पाकिस्तान एग्जिस्ट करती है, अफगानिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये उनका वर्जन है। तो आपको याद होगा इससे पहले इन्होंने इनसे कुछ पैसे वसूल की बात की थी, जब मेरे ख्याल से 2 मुलाकातों से पहले की बात है, कुछ लगभग साल पहले, जब उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि भाई अगर आप लोग इनको सेटल नहीं कर पा रहे हैं तो इनका बेहतरीन तरीका यही है कि इनको सेटल कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, आप उसके लिए हमें खर्चा दीजिए। माना जाता है कि उनको 100 मिलियन के आसपास कुछ ले भी लिए थे इनसे, लेकिन जितने पैसों की बात हुई थी उतने पैसे पूरे पाकिस्तान ने दिए नहीं, उन्होंने अपना काम किया नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई, या यूं कहो कि कौन किसके गले पड़ गया। तो ये हुआ किस्सा वहां पर। तो अब इस समय क्या हुआ है, ये डेलीगेशन वहां गया और उन्होंने वहां पर बाकायदा ये कहा जाता है कि सबूत दिखाए, सो कॉल्ड। अब पाकिस्तानी सबूत कैसे होते हैं वो आप भी जानते हैं, हों भी तो क्या। तो उन्होंने जब सबूत दिखाए उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि भाई ये हमारी तरफ से अल्टीमेटम है। कहा जाता है कि ये अल्टीमेटम कुछ उस तरह का था जैसा अमेरिका ने अब उस समय पर पाकिस्तान को, या पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों को धमकाया था 9/11 के बाद में, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो अब पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने अफगानिस्तान को कह दिया कि आप तय कर लीजिए कि आप या तो टीटीपी के साथ हैं, या तो हमारे साथ हैं, या टीटीपी के साथ हैं। आप किसके साथ हैं ये आप तय कर लीजिए, उसी मुताबिक फिर आगे फैसले किए जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। तो ये हुई बात, ये फाइनल अल्टीमेटम उनकी तरफ से दे दिया गया है कि विद अस, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। इसके बाद कहते हैं कि तालिबान ने, ये पाकिस्तानी साइड कहती है, पाकिस्तानी साइड कहती है कि अब एक बार फिर से अफगानिस्तान ने और अफगान तालिबान ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इस इलाके में तालिबान को, टीटीपी को हमले इस इलाके से, यानी अफगानिस्तान के इलाके से हमले नहीं करने देंगे। ओके, और अब आप एक और चीज देखिएगा, इस सब के बीच में जो चीज नहीं भूलनी चाहिए, और पाकिस्तान परेशान क्यों है
वो इसलिए ईरान से रिलेशन के खराब हैं। इंडिया से क्या कहने, जो रिवायती हरीफ है, आदत हो गई है ना? तो हमारे से भी रिलेशन खराब है। अब बचे तीसरा मुल्क, वो है अफ़गानिस्तान। अगर अफ़गानिस्तान से भी उनके रिलेशन खराब रहते हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज ज़रा टेंशन में रहती है। वो ये कि दरअसल ये वो इलाका है, केपी, अफ़गानिस्तान से इलाके जो सारे आपके पख्तून हैं जो बेसिकली, ये वो पश्तून्स हैं जिनको आपको याद होगा कबायली इलाकों के लोग, जिनको कि 48 में भी यूज़ किया गया, 65 में भी यूज़ किया गया। आपको याद होगा वो जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जब यूज़ किया गया, बनाया गया था, या जो 48 में जब कबायलियों को आगे-आगे भेजा गया था कश्मीर में लूट-पाट के लिए, तो उस समय पर ये सब पश्तून यूज़ होते रहे हैं। ये यूज़ होते रहे हैं, पीछे पाकिस्तानी फ़ौज फिर आगे से आती, बाद में आती थी। तो अम अब एक बार फिर से ये इलाके जो हैं वो कहीं न कहीं इन प्रोटेस्ट हैं। दूसरी तरफ ये कि अ, अब मतलब बेसिकली इन इलाकों में पाकिस्तान का कुछ ज़ोर नहीं चल पा रहा है। टीटीपी लगातार हमले कर रही है पाकिस्तानी फ़ौज पर। चकराल में जो हमला हुआ था वो अभी गई। अब पाकिस्तानी फ़ौज ये कह रही है कि मोर और लेस वहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, मोर और लेस। दैट मीन्स कि बेसिकली अभी भी वहाँ पर स्ट्रगल जारी है। चकराल में जो हमला हुआ था टीटीपी का, वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका, वो अभी भी चल रहा है। और इस बात को कई दिन हो गए अब तो। ये हुआ। मगर ये जो अफ़गानिस्तान ने वादा किया है, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से, कि हम अपनी टेरिटरी को आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं होने देंगे। ये बात पाकिस्तानी कह रहे हैं, और पाकिस्तान में जो अधिकारी हैं, वो इस बात को एक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं। वो इस बात को वो समझ रहे हैं कि पहले भी उन्होंने वादे किए हैं, अब भी वादा किया है, पूरा होगा या ना होगा, कौन जानता है। तो ये एक सिलसिला हुआ। मगर इसके बरअक्स जो अफ़गान तालिबान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है इस डेलीगेशन के आने पर, और उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि उनकी टीटीपी को लेकर कोई बात हुई है। मतलब उनकी स्टेटमेंट में इसका कोई ज़िक्र ही नहीं सिरे से। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी उनसे बात हुई है और हमने उनसे ये कहा है कि हमारे जो रिफ्यूजीज़ आपकी तरफ रहे हैं, आप उनको फ़ुज़ूल में गिरफ्तार करना बंद करें, एक। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स का जो मसला चल रहा था, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग उनको दूर करें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि भई जो भी हमारे और आपके बीच में दिक्कतें हों, उनको आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। ये एक-दूसरे की तरफ हमले-धमकी वाली बातें जो हैं, इनको अग्रेसिव एटीट्यूड लेकर नहीं चला जाना चाहिए। और और एक और बात उन्होंने कही कि टीटीपी जो है, वो बेसिकली आपके इलाके से ऑपरेट कर रही है। ये उनका कहना है। तो दोस्तों, अब इस सारे मसले को आप यूँ देखिए कि दरअसल पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भई अब हमले तो देखना ही जाएगा कि आने वाले हफ्तों में क्या टीटीपी फिर से कोई बड़ा हमला, बड़ा या छोटा जैसा भी हो, या जिसको पाकिस्तान आर्मी समझती है बड़ा हमला, कोई बड़ा हमला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से करती है या नहीं? और अगर करती है, तो क्या फिर से एक बार फिर पाकिस्तान ये इस बारे में सोचेगा कि डेलीगेशन भेजे, या ये कि वो फिर सीधे टीटीपी के जो ठिकाने हैं उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान के अंदर वो वहाँ जाकर हमले करे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आप ये पाइएगा, खुदा ना करे अगर ऐसा कहीं होता है, और उस चीज़ से खुद अब पाकिस्तान में भी लोगों को डर है। पाकिस्तान को भी ये लगता है कि ये लास्ट रिज़ॉर्ट होगा हमारे लिए, बॉर्डर पार करके टीटीपी के ठिकानों पर हमले करना, क्योंकि एक बार वो हुआ, तो आप ये देखिए कि ये वो कौम जिसके ऊपर वो हमला करने जा रहे हैं, ये वही कौम है जो 20 साल तक अमेरिका से लड़ती रही, अमेरिका जैसी पावर से। तो पाकिस्तान की बात आए तो क्या पिद्दी का शोरबा। तो वो एक बार गुरिल्ला वॉरफेयर पे आ जाएँ अगर तालिबान, तो बड़ा मुश्किल है कि फिर पाकिस्तान उनको सँभाल पाए। दूसरी बात ना भूलें कि ज़ाती तौर पे मेरा मानना ये है कि टीटीपी के ऊपर कंट्रोल कर पाना पाकिस्तानी जो अफ़गान तालिबान हैं, वो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपस में मिले हुए हैं, उनके परिवार मिले हुए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव मिले हुए हैं, उनकी रिलेशनशिप मिली हुई हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, और वो डूरल लाइन के दोनों तरफ बसते हैं, इधर भी और उधर भी। उनका रोज़ का आना-जाना है, और उनके सबके परिवार एक-दूसरे के यहाँ होते हैं। यानी कि जिनको में ये माना जाएगा कि अफ़गान वहाँ दूसरी साइड साइड का है, वो इस साइड भी हो सकता है, और ये सब आज से नहीं, सदियों से चल रहा है। तो बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी रिश्तेदारियों को खराब करेंगे, इसलिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनसे कुछ कह रही है। वो इन एनी केस डूरल लाइन को मानते भी नहीं है। वो तो मानते ही नहीं कि ये ऑर्डर का इलाका है तुम्हारे। वो तो न जाने पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ पर इलाके को अपना बताते हैं। अगर आपको याद हो उस नक्शे का जो जो अफ़गान तालिबान ने
पिछले दिनों इश्यू भी किया था। तो ख़ैर ये हुआ एक, देखना ये है कि कैसे ये किस्सा आगे बढ़ता है और क्या टीटीपी आने वाले दिनों में कोई ऐसा अटैक करती है जो पाकिस्तान को नागवार गुज़रे, पाकिस्तानी आर्मी को स्पेशली। और दूसरा ये कि जब अगर ऐसा कुछ होता है, तो क्या पाकिस्तान आर्मी वाक़ई में अपनी धमकी पर काम एक्शन में ले पाएगी या एक बार फिर से डेलीगेशन भेजकर काम चलाएगी? एक हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ है? दूसरी तरफ दोस्तों पहली बार 2019 के बाद में पहली बार क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू दिया है। फॉक्स टीवी के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने उनका लगभग हफ्ते भर तक सऊदी अरेबिया में रहे। उन्होंने कई शख्सियात के साथ में इंटरव्यूज़ किए हैं और सबसे आखिर में उन्होंने फिर एमबीएस का उनको टाइम मिला है इंटरव्यू करने का, तो वो किया गया है। इस इंटरव्यू की कुछ बड़ी खास बातें हैं। एक तो ये कि जो 2019 का जो इंटरव्यू था वो उन्होंने अरबी में दिया था। उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया था वो। और इस बार जो हुआ है वो अंग्रेजी में हुआ है। ये फॉक्स टीवी को जो दिया गया इंटरव्यू ये अंग्रेजी में दिया गया है। तो एक तरफ तो उनकी बहुत सारी जो ज़ाती उनकी पसंदीदा है चीज़ें हैं, जो उनकी उनके बारे में पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर निकल कर आई कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वीडियो गेम्स खेलते हैं और क्या-क्या वीडियो गेम्स खेलते हैं, कैसी-कैसी चीज़ें पसंद है उनको, वो सब इंटरव्यू में बाहर आया उनके। मगर जो असली बात बाहर की है, जिस पर हम बात करना चाहेंगे और वो ये कि उनसे ये पूछा गया कि क्या आपका जो अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था, जिसको ट्रंप ने करवाया था, जिसके तहत सऊदीज़ और इज़राइलीज़ की रिलेशनशिप रीएस्टेब्लिश होनी थी। तो उस वक़्त आपको याद हो ट्रंप का जो आइडिया था थ्रू अब्राहम अकॉर्ड कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनका और इज़राइल का कनेक्शन करा दिया जाए, उनका रिलेशन ठीक करा दिया जाए, उनमें एनमिटी ताकि खत्म हो। उसमें सऊदी सॉरी जो यूएई था उसके साथ में उनके रिलेशन हो गए थे। यूएई ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इज़राइल के साथ बना लिए थे। वो बने हुए हैं और चल रहे हैं। एक शायद वो उसको प्रीकर्सर भी आप कह सकते हैं इस बात का कि सऊदीज़ के लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है अगर बाकी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ ने अपने रिलेशन इज़राइल से ठीक कर लिए हों, तो सऊदीज़ के लिए अपने होम क्राउड को ये समझाना आसान हो जाता है कि व्हाई दे आर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद इज़राइल नंबर 1। तो यूएई से उनका कनेक्शन हो गया, उनके रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए। मगर इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में आपको वो जमाल खशोगी वाला जो मामला था वो याद होगा जब जिसको काट-कूट दिया था इन्होंने सऊदीज़ ने वहाँ पर टर्की में अपनी एम्बेसी के अंदर जिंदा। तो उसको लेकर अमेरिका काफ़ी नाराज़ था, उसको लेकर हल्ला-गुल्ला चला। और फिर बाइडेन ने काफ़ी उसको लेकर धमकाया-झमकाया भी था, लेकिन फिर बात बनी नहीं और सऊदी जो इम्पोर्टेंस है, वो अमेरिकन्स को अच्छी तरह मालूम थी, वो सऊदीज़ को खोना नहीं चाहते। इस बीच में हुआ ये कि सऊदीज़ जो है वो कहीं चाइना के नज़दीक जाने लगे, जब उनको ये लगा स्पेशली जब यमन वाला अटैक हुआ था, यमन वाली लड़ाई के टाइम पर जब अमेरिकन्स ने कोई हेल्प नहीं की, सऊदीज़ की हेल्प माँगने के बाद भी, तो और उस समय पे अरामको में भी हमला हुआ था, आपको याद हो हौती जो है उन्होंने हमला किया था और सऊदीज़ का ये कहना था कि उसमें ईरानियन सपोर्ट शामिल थी, जब उन्होंने अमेरिकन मदद माँगी, अमेरिकन्स की मदद नहीं आई। नतीजा क्या हुआ कि सऊदीज़ ने धीरे से, चुपके से, प्यार से वहाँ से अमेरिका की साइड से सरकना शुरू किया और चाइना की साइड जाना शुरू कर दिया। चाइना के साथ उनके रिलेशन इतने बेहतर हुए कि आपको याद होगा लास्ट ईयर जब वो रिलेशनशिप उनकी ठीक कराई गई थी ईरान के साथ में, तो वो मेजर रोल उसमें जो है वो चाइना का था, जिसने मीडिएशन किया और सऊदीज़ और ईरानीज़ के रिलेशन ठीक कराए। इनका बेसिकली प्रॉब्लम ये है, सऊदीज़ को ये लगता है कि जिस डेवलपमेंट की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं एमबीएस नया सिटी बसा रहे हैं $1 ट्रिलियन की उससे और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते थे कि जिस डबल आईटी की तरफ वो जा रहे हैं, बेसिकली अल्टरनेट टू ऑयल इंडस्ट्री जो खाली तेल पर ही नहीं जिंदा रहना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में आईटी इंडस्ट्री का हब बन जाए सऊदी अरब। तो उसके चलते उनके लिए ज़रूरी था कि वो ईरान से उनके रिलेशन अगर ठीक हो जाए, तो वो फ़ोकस कर पाएँगे वहाँ पर और कम से कम एक साइड उनकी जो है वो जो डेंजर वाली साइड है वो खत्म हो जाएगी। हर वक़्त जो खतरा उनके सर पे लटका रहे ईरान वाला। तो वो चाइना की मदद से एक तरह से उन्होंने उसको साइडलाइन कर लिया। और इस बीच में फिर अमेरिका को खतरा ये हुआ कि भई ये तो अपना बना-बनाया क्लाइंट है, F-16 बनाओ तो ले लेता है, F-21 बनाओ तो ले लेता है, कुछ भी बनाओ तो ले लेता है, हमारे खिलौने भी खरीदता है, पैसे भी देता है और हमारा एसेट भी है मिडल ईस्ट में, इसको खोना ठीक नहीं है। तो वो उन्होंने जब ये बातें की, तो सऊदीज़ ने कुछ शर्तें लगाई। उन्होंने जब अमेरिकन्स ने उनके दोबारा से अब्राहम अकॉर्ड को रीएक्टिवेट किया और इज़राइल के साथ संबंधों की बात की, तो इन्होंने क्या किया है, सऊदीज़ ने कुछ शर्तें लगाई। उन्होंने कहा कि भई देखिए,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इज़राइल से हम रिलेशन बनाते हैं, तो हमें सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। हमारे ऊपर अगर कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग ईरान हमारे ऊपर कोई हमला होता है, नॉट ओनली कन्वेंशनल हमला बल्कि कोई न्यूक्लियर हमले जैसी कोई बात आ जाए, तो हमें सपोर्ट चाहिए होगी डिफेंस के लिए, न सिर्फ कन्वेंशनल आर्म्स की फॉर्म में, बल्कि इवन न्यूक्लियर आर्म्स के फॉर्म में। हमें अगर 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 ईरान न्यूक्लियर आर्म्स अक्वायर करता है, तो फिर हमें भी न्यूक्लियर आर्म्स चाहिए होंगे, अक्वायर करने होंगे। ये बात है। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि इज़राइल से रिलेशंस के लिए के सब्जेक्ट पर कि इज़राइल को फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करना होगा, जो इलाकों पे उन्होंने पैलेस्टाइन की कब्ज़ा किया हुआ है, वो छोड़ने होंगे, ताकि वो उस इलाके में प्रॉस्पर कर पाएँ पैलेस्टाइन्स और हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी अपने फ़लस्तीन के इलाके में बिता पाएँ, जो उनका है। ऐसा सऊदीज़ का मानना है। सऊदीज़ जो है वो हमेशा वोकल रहे हैं ओआईसी में एंड अदरवाइज़ फ़लस्तीन की कॉज़ को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात आती है और वो ये कि सऊदीज़ जो हैं और साथ में यूएई इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, ये सब के सब अब बेसिकली अपने बिज़नेस मॉडल को बदल रहे हैं। तेल से हट रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। आपको मालूम कई कंट्रीज़ में ऐसा कर रहे हैं ना, इजिप्ट वगैरह देखिए आप तो वहाँ पे वो खूब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदीज़, बोथ यूएई एंड यू सऊदीज़। तो ये सब एसेट एक्वायरमेंट जो हो रही है, वो इसीलिए हो रही है ताकि वो डाइवर्सिफ़ाई कर पाएँ अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आता अच्छा, तो उसपे जब पूछा गया उनसे कि भई आपकी इज़राइल से रिलेशन जो है वो अब्राहम अकॉर्ड पर वो क्या सब बंद हो गई है बातचीत? तो सरप्राइज़िंगली उन्होंने बड़ा जो आंसर दिया उससे एक रिवलेशन ये हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे उनसे लगातार बातचीत चल रही है इज़राइल से और हम विद एवरी पासिंग डे हम एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारा एक पीसफुल अकॉर्ड होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि उन्होंने इंसिस्ट किया अगेन कि भई ये पैलेस्टाइन के राइट्स के बारे में। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि ओवर द टाइम ये बहुत पॉसिबल है कि कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी चलते हुए और स्पेशली जब अब अमेरिका बीच में आ गया है और अमेरिका ये चाह रहा है कि जैसे भी हो ये सऊदी अरब जो है रिकॉग्नाइज करे इज़राइल को, तो बहुत पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए कुछ डिप्लोमेटिक चीज़ें आती हैं बीच में और उनमें ले-दे की बात आती है, अमेरिका उनको सिक्योरिटी गारंटी दे देता है और ये कहता है कि नहीं जी, ईरान अगर अटैक करेगा आपके ऊपर तो हम चाहे न्यूक्लियर अटैक ही हो तो हम सब कुछ सप्लाई करेंगे। अगर इस तरह की अंडरटेकिंग्स आ जाती हैं बीच में तो बहुत पॉसिबल है कि जल्दी ही आपको ये देखने में आए कि सऊदीज़ और इज़राइलीज़ के रिलेशंस और बेहतर हो रहे हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली एस्टेब्लिश हो जाए। आई एम प्रीटी श्योर कि इन अनऑफिशियली जो है वो रिलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिलसिला चल निकला है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये रिलेशन अल्टीमेटली क्या उगल खिलाते हैं और दूसरी तरफ ईरान का सीन क्या डेवलप होता है। ईरान की तरफ भी अब अमेरिका में काफ़ी बातचीत चल रही है कि कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो वहाँ भी सारे मामलों पर पॉलिसी पर रिवीजन चल रहा है लगातार। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है मगर इस सब के बीच में कहीं न कहीं फिर बात आती है पाकिस्तान की। और ये भी अब पाकिस्तान में थोड़ी-सी हलचल ये हो रही है कि इन केस सऊदी अरब में अब्राहम अकॉर्ड को लेकर बात आगे बढ़ जाती है और इज़राइल से बात बनती है, तो प्रोबेबली सऊदी अरब फिर से इंसिस्ट करेगा कि पहले पाकिस्तान इज़राइल के साथ रिलेशन ठीक करे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करे। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में, हालाँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ में आप इज़राइल नहीं जा सकते हैं, लिखा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर आप इज़राइल ट्रैवल नहीं कर सकते उसपे। लेकिन उसके बावजूद इन दिनों में बहुत सारे लोग इज़राइल जा रहे हैं। दुबई के ज़रिए अबू धाबी के ज़रिए ये ट्रैवल्स होते हैं और फंडेड होते हैं, बाकायदा इज़राइल इनको फंड कर रहा है। और इस तरह के ट्रिप्स बहुत लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं लोगों के। लोग घूमने के चक्कर में, रिलिजन के चक्कर में वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से। तो एक हवा कहीं न कहीं पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है और ऐसे लोगों का नंबर लगातार ग्रो कर रहा है, जो इज़राइल होकर आए हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस्ड हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर, तो और आगे आप देखेंगे कि कैसे इनका ब्रेक थ्रू अचीव किया जाएगा। मगर मुसीबत कहाँ आती है? मुसीबत ये आती है कि अगर सऊदीज़ प्रेशर डालते हैं पाकिस्तान पर, मान लीजिए इज़राइल से रिलेशन रीएस्टेब्लिश करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो क्या पाकिस्तान मना कर पाएगा? स्पेशली नोइंग द फैक्ट
कि आने वाले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के अंदर 60 से 70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। बिलियन, आई मीन आप समझने में क्या कर रहा हूँ कि उन डॉलर्स की यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, असेट्स हो। रिकॉर्डिक में उन्होंने कहा है कुछ शेयर बाय करने के लिए सऊदी अरब से। अब याद रहे कि ये जो पार्टनरशिप चल रही है 55 और परसेंट की, आई थिंक 50 प्लस की परसेंटेज है जो इनकी 60% शेयर अभी पाकिस्तान के पास है, और दूसरा जो है शेयर वो उस विदेशी कंपनी के पास है जो रिकॉर्डिक में माइनिंग करेगी। तो अभी पाकिस्तान मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। सऊदी अरब जो बात कर रहा है वो लगभग 20% की बात कर रहा है कि 20% शेयर जो है वो पाकिस्तान से वो लेंगे। अगर वो ले लेते हैं तो पाकिस्तान विल बी बैक टू माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। उस केस में जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो चली जाएगी उस गोल्ड कंपनी के पास में जो जो दूसरी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के साथ में। तो वो भी एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा होने जा रही है जैसे ही सऊदीज अगर इन्वेस्ट करते हैं और वो 20% 25% जो भी है स्टेक है वो ले लेते हैं, because then Pakistan will not be the majority stakeholder। तो अब देखते हैं कि वो सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। प्लस वो चाह रहा है कि करीब 12 बिलियन लगाने के साथ में 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं वो इसमें जो गवादर पोर्ट में ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए। अब इतने जो पैसे आप मांग रहे हैं दोनों कंट्रीज से, यूएई के ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशन मौजूद है इजराइल के साथ में, तो क्या पाकिस्तान की इतनी औकात बन पाएगी कि वो इन दोनों मुल्कों को ये कह के मना कर पाए कि हम आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करते? ये एक बड़ा सवाल होगा। तो देखते हैं कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स बेसिकली यहाँ पर प्ले आउट होने जा रही है। देखते हैं कि चीजें कैसे डेवलप होती हैं। आज का अपडेट है दोस्तों, अपना अपडेट अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।